ठीक है। अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं, अपन पढ़ेंगे मेटलर्जी। ओके, मेटलर्जी में हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो अपन को पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, मिनरल्स और गैंग। बेसिकली गैंग को अपन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एंड देन मेटलर्जी, मेटलर्जी चैप्टर का नाम ही है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो ग्रीन ग्रीन उससे लिखे हैं वो वाले पॉइंट्स। ओके, आप अपन क्या देख रहे हैं, कम। अब बेसिकली हम मिनरल्स को अगर जानना चाहें, व्हाट आर मिनरल्स, तो इसमें ना कुछ समझने वाली बात नहीं है। मेटलर्जी इज ऑल अबाउट अ मैजिकल चैप्टर। मैजिकल चैप्टर का मतलब क्या है कि अपन सिर्फ इसमें क्या पढ़ेंगे, अपन सिर्फ इसमें क्या पढ़ेंगे, अपन सिर्फ रटना है बेसिकली। बहुत सारे आपके पास ओट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो सब रटनी है आपको। ठीक है, तो अपन मिनरल से स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं। बेसिकली ऐसी डेफिनेशंस नहीं आती, बट एक बार आईआईटी में ना इस गैंग और मैट्रिक्स की एक बार इसकी डेफिनेशन आ गई थी। अब डेफिनेशन तुम सोचोगे सर इसकी डेफिनेशन तो अपन तो हल कर लेंगे, बेटा डेफिनेशन ऐसी नहीं आई थी। डेफिनेशन थोड़ी बेसिकली वो सभी जो पॉइंट्स थी ना, वो सभी पॉइंट्स सेम लग रहे थे, बट वहाँ पर आंसर जो था ना, मोस्ट सुटेबल मानना था। तो सबसे सही आंसर, और सबसे सही आंसर कौन सा है, जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो एनसीईआरटी की जस्ट डेफिनेशंस वगैरह आपको सभी एनसीईआरटी बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए वैसे। ठीक है, अपन मिनरल्स देखते हैं। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर। ठीक है, बेसिकली क्या होते हैं, मेटल जो होते हैं, मेटल्स के कंपाउंड जो नेचुरली नेचर में फाउंड आउट मिलते हैं, उनको अपन मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म और आता है। टर्म क्या आता है, यहाँ पे एक टर्म आता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि, क्वेश्चन क्या अराइज होता है, पहले ओर्स और पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन अराइज करेंगे ना। ओर्स क्या होते हैं, ओर्स आपको बताना चाहिए, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली। क्या ये सब चीज़ आपको समझ आएंगी तो इजी समझ चलिए। लाइक और क्या होते हैं, तो बेसिकली ऐसे मिनरल्स, ओट्स बेसिकली क्या हैं, ऐसे मिनरल्स हैं जो क्या होते हैं, जो बेसिकली अपन को इकोनॉमिकली फिजिबल। बेसिकली तो हम किसी भी रैंडम चीज़ को और नहीं बोल देते। ठीक है, अपन किसी भी चीज़ को ऐसे और नहीं बोल देते। ठीक है, क्यों नहीं बोल देते, क्योंकि हर चीज़ जो देखो जिससे हम मेटल को निकाल सकें अपन उसको ही और बोल सकते हैं। सिर्फ निकालना नहीं होता, एक ऐसे अमाउंट में निकाल सकें जिससे हम प्रॉफिट कमा सकें। मेटलर्जी में अपन उन्हीं ओर्स को, उन्हीं मेथड्स को यूज़ करेंगे जो हमारे बेनिफिट, मतलब जो बेसिकली बेनिफिट करें, हमको क्या करें, प्रॉफिट या बेनिफिट करें। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को अपन यूज़ कर रहे होंगे। तो ऐसी ओर्स सिर्फ उनको बोलते हैं जो बेसिकली गुड अमाउंट में हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, मेटल्स हमसे निकाल सकें मिनरल से। ठीक है, देन गैंग, गैंग का क्या होता है, गैंग का आंसर होता है कि एक और, बस इसमें क्वेश्चन बोल रहे थे क्या था, मिनरल्स एंड ओर का क्वेश्चन आता है। मैंने बोल दिया कि ऑल मिनरल्स आर ओर। एक क्वेश्चन मैंने अराइज किया कि क्या सभी मिनरल्स ओर हैं, तो ये गलत है ना, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स स्मॉल अमाउंट में होते हैं। बट हमने बोला कि जिसमें हम इकोनॉमिकली या फिर जिससे हम अमाउंट या बेनिफिट प्रोवाइड कर सके, उन्हीं मिनरल्स को अपन और बोलते हैं। बट अब हम बोलें कि सभी और क्या मिनरल्स हैं, तो दिस इज़ बेसिकली वेरी वेरी ट्रू क्वेश्चन है, वेरी ट्रू ऑप्शन। ओके, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं, गैंग और मैट्रिक्स। गैंग और मैट्रिक्स क्या होते हैं, बेसिकली अर्थी अनडिजायर्ड मटेरियल। बेसिकली ऐसे और, बेसिकली ऐसा और, बेसिकली जो और होते हैं ना, ऐसा और नहीं, बेसिकली और जो होते हैं ना वो कंटामिनेटेड होते हैं। कंटामिनेटेड होते हैं किससे, अर्थी अनडिजायर्ड मटेरियल से। अर्थी बेसिकली अपन सैंड और सॉइल या मिट्टी की बात कर रहे हैं, उससे। और अनडिजायर्ड मटेरियल्स होते हैं, और के साथ जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सिंपली अपन उसको गैंग बोलते हैं। बट ये तो हमारी एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखाई गई है। डेफिनेशन कुछ ऐसी है, एन ओर इज़ यूजली कंटामिनेटेड विद अर्थी और अनडिजायर्ड मटेरियल, उसको हम गैंग और मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी अपन के पास टर्म्स आते हैं कि अगर हम ओर को क्लासीफाई करें, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है बट अपन के पास क्लासिफिकेशन भी होते हैं। ओर के दो काइंड के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है नेटिव ओर और एक होता है कंबाइंड ओर। इसके नाम से समझ आ रहा होगा, कंबाइंड ओर बेसिकली जो एक बेसिकली मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं। नेटिव ओर्स बेसिकली जो रिएक्ट ना करते हैं, जैसे कि AuPt सिल्वर, आपको पता है, सॉरी, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ये सिंगल नेटिव होता है कि जो अकेले फॉर्म में पाए जाते हैं, सिर्फ बिना कोई कंपाउंड फॉर्म करे अपने नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। कंबाइंड ओर जैसे कि ऑक्साइड ओर्स होते हैं, कार्बोनेट ओर्स होते हैं, सल्फाइड ओर्स होते हैं, हैलाइड ओर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ओर्स और भी होते हैं। तो अपन ये पढ़ लें जल्दी जल्दी से। मेटलर्जी बेसिकली इन सभी मेटल्स को
एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं या फिर हम आइसोलेट कर सकते हैं मेटल्स को फ्रॉम इट्स ओर। एक्सट्रैक्ट मेटल्स, यहाँ पर आप चाहें तो एक चीज़ और कर सकते हैं, फ्रॉम इट्स ओर क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर, फ्रॉम इट्स ओर। ओके, मेटल को अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रॉम सोर्स। ठीक है, जल्दी जल्दी से इसको पढ़ेंगे क्योंकि इतना टाइम पर नहीं लगा सकते हैं छोटी चीज़ों पे, अभी से 5 मिनट होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ करते हैं। ठीक है, अपन बेसिकली मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं बता देता हूँ। तो क्या बता देते हैं अपन, वो साइज रिडक्शन बेसिकली अपन के पास स्टेप्स होते हैं कि हम कैसे एक मेटल को इम्प्योरिटी से प्योर बनाते हैं। तो सिर्फ अभी पहले लिखना, हम एक करके सारे मेथड्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, पहला मेथड होता है कि साइज रिडक्शन। अपन क्या करते हैं, साइज को कैसे रिडक्ट करते हैं, क्या है यहाँ लिख देते हैं, क्या होता है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन का मतलब है कि बेसिकली एक बड़ा था, हमने इसका साइज़ कैसे रिड्यूस कर दिया। एक ये और मान लेते हैं, अपन ने और को क्या किया, हमने इस और को तोड़ दिया, हमने इस तोड़ को तोड़ दिया, उसका पाउडर फॉर्म कर दिया। तो ये बड़ा सा और था जिसमें स्पेस थे और स्पेसेस थे, मैंने उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब उसका जो पाउडर है वो ऐसा हो गया। तो हम क्या करते हैं, साइज़ का रिडक्शन करते हैं। साइज़ का रिडक्शन किससे करते हैं, क्रशिंग और ग्राइंडिंग एंड हैमरिंग। ठीक है, अभी साइज़ रिडक्शन में अपन इतना ही पढ़ते हैं कि साइज़ रिडक्शन अपन किससे करते हैं, इसका इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे बाद में उसको तो बता देंगे, बट इतना कुछ खास नहीं है। कैसे करते साइज रिडक्शन, अपन क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड हैमरिंग करके इसका साइज़ को रिड्यूस करते हैं, उसको क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन एक टेबल ही बनवा देते हैं आपको, रुक जाओ, ओह शिट, एक टेबल बना के आपको सारी प्रोसेस दिखा देते हैं। पहले ओर होता है, अपन ओर को क्या करते हैं, क्रश करते हैं, आप समझ लेना हमने क्या लिखा है, ग्राइंड करते हैं, हैमरिंग करते हैं और इसको पाउडर फॉर्म में पाउडर ओर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, उसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे करते हैं, मेथड सब कुछ पढ़ेंगे अपन। ठीक है, फिर अपन उसको कंसंट्रेटेड ओर बना देते हैं। फिर कंसंट्रेटेड ओर से अपन क्या करते हैं, उसको कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग करते हैं। ये तो आपने 10th तक पढ़ा भी होगा, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, जिसको हम मेटल ऑक्साइड बनते हैं। उसके बाद फिर मेटल ऑक्साइड से अपन क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन से क्या बनता है, मेटल इम्प्योर। फिर अपन क्या करते हैं, प्योरीफिकेशन एंड रिफाइनिंग। रिडक्शन क्या मेटल होता है बट वो इम्प्योर फॉर्म में होता है। फिर फाइनली अपन प्योरीफिकेशन एंड रिफाइनिंग करते हैं और फिर लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं जो कि होता है मेटल प्योर मिलता है हमारे पास। ठीक है, ये सारे 5 स्टेप प्रोसेस है। पहला क्या है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, बेसिकली साइज रिडक्शन। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेशन, कन्वर्जन इन कंसनट्रेटेड और बेसिकली मेटल ऑक्साइड होता है। कैल्सिनेशन रोस्टिंग के थ्रू अपन क्या करते हैं, उसको फिर कन्वर्ट करते हैं। सॉरी, पहला कंसंट्रेशन था, कंसन बताएंगे सब एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड वाला अपन देखते हैं, थर्ड वाला अपने कैल्सिनेशन रोस्टिंग देखा। फोर्थ अपन के पास था साइज रिडक्शन, यहाँ रिडक्शन था, यहाँ क्या है प्योरीफिकेशन, नहीं यहाँ प्योरीफिकेशन। ठीक है, अपन ये सब कुछ देख लिया। अब नेक्स्ट सभी चीज़ें एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स छूट गए थे, मतलब सॉरी कुछ लाइन्स या कुछ पॉइंट्स छूट गए थे। वो पॉइंट्स क्या थे कि अपन अगर देखें, ओ जो होता है SiAlFe होता है बेसिकली। अब सॉरी और क्या होता है, मैं क्या बोलूँ, हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि हमारी जो अर्थ क्रस्ट में होता है ना, कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। या बेसिकली इससे कुछ छोटा सा क्वेश्चन अगर बने तो बन सकता है ये जो पॉइंट लिखा है कि अर्थ क्रस्ट पे एबंडेंस जो होती है, मतलब मिलते हैं किस अमाउंट पे, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलती है, फिर सिलिकॉन मिलता है, फिर एल्यूमिनियम मिलता है, फिर आयरन मिलता है। उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स। हम 5 स्टेप प्रोसेस देखते हैं जो मैंने अभी समझाया था। उसके बाद क्या देखते हैं, साइज रिडक्शन हमारी पहली प्रोसेस है जिसमें हम क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं। सेकेंड प्रोसेस अपनी क्या है, बेनिफिकेशन एंड कंसंट्रेशन, जो हमने बोला था कंसंट्रेट करते हैं, फिर हमारे पास कंसंट्रेटेड और आ जाता है। कंसंट्रेशन के बाद कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, बेसिकली हम कंसंट्रेशन वगैरह वगैरह जो भी करते हैं वो सिर्फ बेनिफिकेशन, हमने बोला था ना कि हम सभी चीज़ें जो प्रोसेस कर रहे होंगे सब बेनिफिट करने के लिए ही कर रहे होंगे। ठीक है, एक दिमाग में बात बना लो अपनी कि ऐसा नहीं किसी चीज़ का भी हम कर देते प्योरीफिकेशन जिससे बेनिफिट मिलेगा, जिससे हम जितना लगा रहे हैं उससे दुगना पैसा मिलेगा, मतलब दुगना नहीं बट फिर भी उससे प्रॉफिटेबल अमाउंट में चीज़ें मिले तब हम करेंगे। ठीक है, तो हम बेनिफिकेशन अब स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा स्टेप सेकेंड है, इसको डीपली पढ़ते हैं। बेनिफिकेशन, कंसंट्रेशन या फिर इसी को ड्रेसिंग ऑफ ओर बोलते हैं। अगर आप देखते हैं तो बेसिकली इसमें ना 2 तरीके से हम बेनिफिकेशन कर सकते हैं। एक होता है फिजिकल मेथड, एक होते हैं अपन के पास केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड में हम लीचिंग पढ़ेंगे और लीचिंग में भी हम फिजिकल लीचिंग नहीं पढ़ेंगे, केमिकल लीचिंग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इन सभी मेथड्स को जितने 3 इधर हैं
इस तरफ 3 है और इस तरफ 4 है। अपन इन 7 मेथड्स को पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाई वन। अपन के पास जीएस है। जीएस बेसिकली ग्रेविटी सेपरेशन है। इसी को लेविगेशन भी बोलते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन को ही अपन लेविगेशन बोलते हैं। बेसिकली लेविगेशन या ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब सिंपली अगर अपनी देसी भाषा में बोला तो इसका मतलब होता है ओर को धोना, ठीक है, ओर को धोना। इन दिस प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि अपवर्ड स्ट्रीम, हम यहाँ पर लिखे होंगे, हाँ, अपवर्ड स्ट्रीम बेसिकली एक पानी की धार जाती है अपवर्ड। उससे क्या होता है, जो कि उस पाउडर रोड, जैसे हमारी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, पाउडर बना दिया ना। अब पहला स्टेप तो हमारा हो गया ना, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, क्रशिंग ग्राइंडिंग करके, ये वाला जो पॉइंट लिखा है ना, ये वाले, ठीक है। अब अपन कहाँ पे आ गए हैं, अपन यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ पर अपवर्ड स्ट्रीम जाती है, जो बेसिकली क्या करती है, पाउडर को और को वॉश कर देती है। तो लाइटर गैंग पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको वॉश कर देती है, और जो हैवियर और पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे लेफ्ट मतलब पीछे रह जाते हैं या रुक जाते हैं। फिर बेसिकली गैंग धुल के निकल जाता है, जो कि लाइटर होते हैं, और हैवी पार्टिकल जो हैवी और होता है वो बच जाता है, ठीक है। फिर बेसिकली ये जो मेथड है ना, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी पे बेस्ड मेथड है। दिस मेथड इज बेसिकली बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब तो आपको पता होगा कि हम कभी भी किसी की भी डेंसिटी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डेंसिटी निकालते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, H2 के रेस्पेक्ट में जब हम डेंसिटी निकालते हैं उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। ये उस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट है, जैसे कि इसमें अगर इसमें एक और पॉइंट बोले स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले में, बेसिकली जो और पार्टिकल होते हैं ना, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है सिलिशियस पार्टिकल से। सिलिशियस पार्टिकल का मतलब होता है मिट्टी वाले पार्टिकल से, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। वही चीज़ तो इसमें सेपरेट करने में हेल्प आती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब वो हैवियर वाली चीज़ें होती है ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट देते हैं कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्साइड्स। बेसिकली इस मेथड को यूज़ करते हैं फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, नेटिवोर्स, ठीक है, इधर लिखा होगा नेटिवोर्स, ठीक है। बेसिकली सभी मेथड बता दूँ मैंने। बेसिकली ये ग्रेविटी सेपरेशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, ये फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस है, एंड दिस इज मैकअर्थर एंड साइनाइड प्रोसेस। ये बेसिकली अपन एजी और गोल्ड और सिल्वर के लिए करते हैं। दिस इज़ वेयर्स प्रोसेस, जो अपन एल्यूमिनियम के लिए, लास्ट के तीनों प्रोसेस अपन एल्यूमिनियम के लिए करते हैं। वेयर्स प्रोसेस यहाँ लिख देते हैं, वेयर्स प्रोसेस, हॉल्स और सरपेक्स प्रोसेस, अपन ये प्रोसेस एल्यूमिनियम के लिए करते हैं। और ये ऊपर वाली प्रोसेस है ना, इसको अपन AU एंड AG के लिए करते हैं, ठीक है, AU एंड AG के लिए, ठीक है, नाइस। ये अपन यहाँ से देख लिया है, अपन के पास क्या आता है, मैग्नेटिक और NMI, ठीक है, और सॉरी ये तो पढ़ा नहीं है अपन ने। ये पहला वाला देखो, ग्रेविटी सेपरेशन में इतना ही टॉपिक्स थे कि हम बेसिकली इसको सल्फाइड ओर के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि सल्फाइड जो ओर्स होते हैं ना, हम बेसिकली इसमें पानी डालते हैं, बट सल्फाइड ओर्स होते हैं वो पानी में घुल गए। ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि हम सफाई करने गए या बेसिकली ओर का प्योरीफिकेशन करने के लिए लाए हैं, हमने और ही धुल के बहा दिया, ये प्रॉफिट थोड़ी ना बेटा, ये तो गलत चीज़ है ना। तो अपन इसको तो यूज़ नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि सल्फाइड जो ओर्स होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, तो वही साथ में बह जाएंगे गैंग के साथ में, तो अपन को कुछ नहीं मिलेगा, तो अपन के पास कुछ नहीं रह जाएगा, तो इसलिए इसको यूज़ नहीं करते। अपना सल्फाइड ओर्स के लिए ये वाली प्रोसेस पढ़ते हैं, फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस, FFP, ठीक है, थोड़ा स्पीड और इंक्रीज़ करते हैं। अब EMS देखते हैं। EMS क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, बेसिकली हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसके नाम से पता चल रहा है कि हम क्या मैग्नेटिक के यूज़ के या मैग्नेटिक को यूज़ करके अपन क्या करेंगे, सेपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। बेसिकली इसमें दो तरीके के केसेस बनते हैं। एक केस होता है कि इसमें क्या होता है बेटा, जिसमें मेटल अपनाया, मिनरल जो होता है, मिनरल मैग्नेटिक होता है, और वो इम्प्योरिटी इन मैग्नेटिक होती है, नॉन मैग्नेटिक होती है। एक केस बनता है जिसमें इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक है और इम्प्योरिटी मैग्नेटिक है और नॉन मैग्नेटिक है। ये दो केसेस में से कोई भी केस अपना हो सकता है। इसको हम बेसिकली तब इसको अपन यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, हम मिनरल या इम्प्योरिटी और में से किसी को अट्रैक्ट करते हैं बाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये देखो उसकी प्रोसेस समझाते हैं, फिर आपको ये सब पॉइंट समझ आएंगे, ठीक है। क्या समझाते हैं, प्रोसेस देखते हैं अपन, ठीक है। लोगों इसका कुछ डायग्राम थोड़ा बहुत हल्का हल्का बताते हैं जिससे आपको समझ जाए। तो यहाँ पर एक व्हील बनता है, इसको अपन ने ऐसे कर दिया। यहाँ पर क्या होता है ऐसा, ये बेसिकली वो लगा है कन्वेयर बेल्ट जैसा, जो कि मूव कर रहा होगा आगे। इस तरफ ये जो है ना, ये वाला व्हील नॉर्मल व्हील है, इसको अपन नॉर्मल व्हील बोल सकते हैं।
ये जो व्हील है ना, ये मैग्नेटिक व्हील है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हील अगर आप बोलना चाहें, क्योंकि ये लाइट वाला, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हील है, ठीक है। यहाँ से अपन डायरेक्ट यहाँ पर एक फ़नल लगा दिया, उस फ़नल से अपन के पास इम्प्योरिटी गिर रही है, इम्प्योरिटी ऐसे ऐसे इम्प्योरिटीज़ जा रही हैं, यहाँ तक इम्प्योरिटीज़, ये मैग्नेटिक है तो इससे मैग्नेटिक वाला पार्ट ही क्या होगा, इस कन्वेयर बेल्ट से मैग्नेटिक वाला पार्ट चिपक के रहेगा। तो यहाँ तक आते आते क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ या जो नॉन मैग्नेटिक पार्ट था वो तो यहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ तक है ना इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, तो वो वाला पार्ट तो वहीं रुक जाएगा। तो ये नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी। उसके बाद इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इससे चिपक के रह गई होंगी वो यहाँ तक आएंगी। फिर जब यहाँ से मैग्नेटिक नेचर इसका कम हो गया होगा तो मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ भी छूट के यहाँ गिर गई जाएंगी। तो यहाँ नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ सॉरी सब्सटेंसेस का सेपरेशन हो गया है। इधर मैग्नेटिक पार्ट है, इधर नॉन मैग्नेटिक पार्ट है। और इस बॉल को जो है ना बीच में एक दीवार बनी होती है, इस बॉल का भी एक नाम होता है, वो होता है बैफल बॉल। इस बॉल को अपन क्या बोलते हैं, बैफल बॉल। क्या बोलते हैं, बैफल बॉल, ठीक है। ये आपको प्रोसेस समझना चाहिए कि इम्प्योरिटीज हमने डाली, नॉन मैग्नेटिक वाली इधर गिर गई क्योंकि वो चिपकी नहीं होंगी, तो चिपकी गई वो इधर गिरेंगी आके क्योंकि यहाँ से निकल ले जाने लगे। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो वही तो दो केसेस बोले थे ना कि क्या पता इम्प्योरिटीज़ मैग्नेटिक हुई तो वो तो यहाँ रह जाएंगी, क्या पता और नॉन मैग्नेटिक हुआ तो फिर इम्प्योरिटीज़ को तो वो बाहर कर, दोनों चीज़ सेपरेट हो जाएंगी ना। अपन को सेपरेट करना है, फिर अपने हिसाब से देख लो, जो चीज़ तुम्हें काम की है वो अपने पास रख लो। वही चीज़ अपन यहाँ देखते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पर देखो इसमें मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, पहला केस है नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ एंड मैग्नेटिक ओर, ठीक है, एंड मैग्नेटिक ओर्स, मैग्नेटिक ओर्स और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़। मैग्नेटिक ओर्स क्या होते हैं, Fe3 जिसको अपन क्या बोलते हैं, हेमिटाइट, Fe3O4 इसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं। एंड दैट इज, इन सभी के नाम आपको याद करने चाहिए, होने चाहिए, बेसिकली करने भी पड़ेंगे। FeCO3 को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिडराइट, ठीक है। ये था मैग्नेट, ये क्या था, मैग्नेटाइट था ना, ये सॉरी हेमिटाइट था, ये हेमिटाइट है, ये मैग्नेटाइट है, ये सिडराइट है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, ये भी कुछ था लिमोनाइट, इसको अपन क्या बोलते हैं, लिमोनाइट, लिमोनाइट, ठीक है, ऐसी स्पेलिंग होती है कुछ। और इसको अपन बोलते हैं क्रोमाइट, और ये तो अपन को जानते हैं, इसको बोलते हैं पायरोलूसाइट, ठीक है। अपना प्रोनाउंसिएशन देख लो, स्पेलिंग्स वगैरह देख लेना चाहिए। बट ये सारे कंपाउंड्स में क्या होता है, Fe है, आयरन तो मैग्नेटिक है, तो इसमें क्या होता है और मैग्नेटिक है, इसमें क्या होता है, ओके सॉरी, और मैग्नेटिक है, और इम्प्योरिटीज़ नॉन मैग्नेटिक है। अभी इन सबकी इम्प्योरिटीज़ हमको नहीं बताएंगे, बहुत सारी अलग अलग होती होंगी, बट अपन को इतना ही मेंशन है तो हमने तो बता दिया, ठीक है। अभी नॉन मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक है, इम्प्योरिटीज़ मैग्नेटिक हैं। जैसे कि हम SnO2 लेते हैं जिसको हम टिनस्टोन या कैसेट्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिनस्टोन या कैसेट्राइट। इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं और इम्प्योरिटी, इसका भी हमने बता दिया क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम्पल है SnO2, इसका टिन स्टोन या फिर इसको कैसेट्राइट बोलते हैं, इसका नाम होता है। और ये बेसिकली नॉन मैग्नेटिक होता है। क्या होता है, जैसा कि हमने मेंशन करके रखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसका इम्प्योरिटीज जो होती है ना, FeWO4 Mn प्लस MnWO4, यहाँ पर जो W है ना वो बेसिकली टंगस्टन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टंगस्टन को, ठीक है, तब पता होगा, ठीक है। इन दोनों को साथ में मिला के जो टर्म होता है, ये तो टर्म आता भी है वोल्फ्रामाइट, वोल्फ्रामाइट आप नाम याद रखिएगा, वोल्फ्रामाइट इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। एक एक चीज़ आपको रेडी होनी चाहिए, तब कुछ जाके होगा। एक एक अच्छा, एक एक स्टेप, एक एक पूरा जो लिखा है वो सब दिमाग में छपा होना चाहिए, तब आप बढ़िया तरीके से क्रैक कर पाएंगे कुछ भी, ठीक है। तो अपन अब इसको लिख लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो लिख नहीं रहे, साथ में कर लेते हैं, ठीक है। FFP क्या होता है, FFP क्या होता है, बेसिकली फ्लोटेशन प्रोसेस। इसका तो मुझे प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो भी ऐसा है, फ्लोटेशन प्रोसेस, हाँ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को बोलते हैं। अपन इसमें क्या देखते हैं, बेसिकली मैंने बोला था कि अपन सल्फाइड रोड्स को किसी से नहीं करते, ग्रेविटी सेपरेशन या फिर लेविएशन तो बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन, यही था कुछ लेविगेशन, ठीक है। लेविगेशन या ग्रेविटी सेपरेशन से अपन
सल्फाइड ओर्स को क्या नहीं करते थे, प्योर नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो सॉल्युबल इन वाटर थे और ग्रेविटी सेपरेशन में तो हम वाटर को यूज़ करते हैं। तो अब उसके लिए अपन के पास एक मेथड है, बहुत ही बढ़िया है, इसको सब चीज़ें ध्यान समझना क्या बोला गया। इसको बोलते हैं फ्रोथ, अभी लिख देते चाहते हो आप तो, फ्लोटेशन बोलते हैं, फ्लोटेशन, ठीक है, ये इसका नाम है डेफिनेशन बेसिकली। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस को सबसे पहले तो अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, इस प्रोसेस को अपन सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ करते हैं, और देखते हैं कैसे कैसे, इस सब बड़े चीज़ पता चलेंगे आपको, ठीक है। बेसिकली अपन क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, अपन वही चीज़ सल्फाइड मैंने यहाँ लिख दिया, वही चाहो तो यहाँ पर भी लिख दो, अपन एक पॉइंट बना के लिख देते हैं कि अपन सल्फाइड ओर्स को कहाँ से, फ्रॉम इम्प्योरिटी इन द ओर, फ्रॉम इम्प्योरिटी, ये तो बहुत कॉमन पॉइंट हो गया भाई, ये तो पॉइंट पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, बट ठीक है, कुछ पॉइंट्स बनाने के लिए लिख देते हैं, इम्प्योरिटी, फ्रॉम इम्प्योरिटी इन द ओर भी लिखना चाहो तो वो लिख दो, बोट्स में जैसे छाप छाप के बढ़िया बढ़िया लिखोगे वैसा, ठीक है। अब बेसिकली इसका सेकंड पॉइंट थोड़ा बढ़िया है, क्योंकि बेस्ड ऑन आपको मतलब हर मैकेनिज्म का बेस्ड ऑन पता होना चाहिए, जैसे कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी था, बेसिकली ग्रेविटी सेपरेशन था, पर उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका बेस्ड था, ये भी किस पे बेस्ड है, डिफरेंशियल बेटिंग पे, किस पे, डिफरेंशियल बेटिंग पे, ठीक है। आप पूछेंगे व्हाट इज डिफरेंशियल बेटिंग, बेसिकली अभी आप लिखिए फिर सब समझ आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। देखो अभी हम बता देते हैं, पर फिर भी देखो, इट इज़ बेस्ड ऑन, पहले हम लिख लेते हैं, क्या लिखते थे, डिफरेंशियल बैटिंग, बैटिंग मतलब बेसिकली इसमें कुछ नहीं होता, अपन इसमें वाटर का यूज़ तो नहीं कर सकते, हमने जैसे बोला था, इसमें हम थोड़ा बैट कर देते हैं क्या, ऑफ द ओर बाई ऑयल, अपन हम डिफरेंशियल बैटिंग कर देते हैं किसकी, ओर की, ऑफ ओर बाई ऑयल, ठीक है। फिर क्या होता है, एंड हम क्या करते हैं, इस इम्प्योरिटी को या फिर बाई वाटर अपन सिर्फ इसमें बैटिंग करते हैं, इसको तो भिगाते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें धुल दिया, काइंड ऑफ, ठीक है। अभी सब चीज़ बता लिएगा, हम इसका प्रोसेस का डायग्राम बना के आपको सब समझा देंगे, ठीक है। अभी आप लिख के सब चीज़ें समझ लीजिए, लिखाते आते या फिर लिखाते वाले समझा ही देते हैं पहले ना, पर यहाँ पर देख लेते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं पहले, ठीक है, ठीक है। तो अपन फ्लोटेशन प्रोसेस को एक डायग्राम, हमने तो हल्का फुल्का सा डायग्राम बना दिया, क्योंकि अपन के पास, ठीक है, समझ जाओगे तुम लोग, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, अभी सबसे पहले तो इससे कुछ डायग्राम सा है, इसमें एक कंटेनर है, एक साइड में कंटेनर कनेक्टेड और है, इसके बाद यहाँ पर एक ट्यूब है जिससे हम प्रेशराइज्ड एयर को पास करा रहे हैं अंदर की तरफ, यहाँ पर अपन के पास एक कंटेनर इधर है जिसमें पल्प ऑफ ओर है, मतलब और बेसिकली पल्प ऑफ ओर, जो हमने पहला स्टेप आपको लिखा है ना, डिफरेंशियल बेटिंग, अपन ऐसा दलदल नहीं देखा है, दलदल जैसा कि अपन क्या करते हैं, मिट्टी को और पानी को मिला के वो एक, समझ रहे हो ना, मिट्टी और पानी को मिला के जो एक सब्सटेंस बनाते हैं, मतलब पूरा भिगा देना भी नहीं होता, बट हल्का हल्का भिगाने के बाद जो वो गीला गीला से हो जाता है ना, उस चीज़ की तरह हमारा और वैसा पहले करना है, जो डिफरेंशियल बैटिंग लिखा था ना, कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहला दिया तो ग्रेविटी सेपरेशन जैसा ही हो जाएगा, है ना, तो वैसा नहीं करना, ठीक है। तो अपन उसमें ये हमने किया, पल्प ऑफ ओर डाला, फिर हमने क्या किया, फ्लोथिंग एजेंट, जो फ्लोथिंग एजेंट होता है ठीक है, अपन ने इसमें से इस ट्यूब में डाला, ठीक है, अपन ने इसमें ट्यूब में डाला, तो यहाँ पर अपन के पास ये सब कुछ है, यहाँ पर एक और है, यहाँ पर एक वो और है, इसे निकालने वाले के लिए, ठीक है। अपन के पास क्या है, यहाँ से एयर पास हो रही है, यहाँ पर अपन का सब्सटेंस पहुँच गया है, यहाँ से एयर पास हो रही है, तो यहाँ पर बबल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो बबल्स है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो अपने पास बबल्स है ना, बबल्स जो होते हैं ना, ऑयल बबल्स बन जाते हैं। ऑयल बबल्स में क्या होता है, जो अपना पास जो ओर होता है या फिर जो मिनरल होता है ना, वो क्या होता है, उस प्रेशराइज्ड एयर से अपन के पास ऑयल बबल बनते हैं। ऑयल बबल बेसिकली क्या होंगे, इस पर चीज़ें चिपक जाती हैं, तो उन ऑयल बबल्स पे, जो ऑयल बबल्स होंगे ना, ऐसे ऐसे ऑयल बबल्स होंगे जिन पे अपना जो ओर का जो प्योरिटी है, प्योरिटी मतलब मिनरल वगैरह है, वो इस पे जाके भर के चिपक जाएंगे, ठीक। इन बबल्स पे वो और या मिनरल्स हैं, वो मिनरल जो थोड़ा प्यार हुआ है वो उन बबल्स पे जाके चिपक जाते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, इसका अमाउंट थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, फिर अपन इन चीज़ों को ना इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, इस पर साइड वाले में जो यहाँ पर और रखे हैं, ये देखो,
यहाँ पर ये बबल्स आ गए हैं बहुत सारे, ये प्रोसेस होती है। बाकी तो गैंग पार्टिकल्स होते हैं, फिर जो इम्प्योरिटीज़ होती है, इम्प्योरिटीज़ या फिर जिसको हम गैंग बोलते हैं, वो जो होता है ना वो नीचे, वो यहाँ थोड़ा को रेस कर देते हैं थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। वो ट्यूब आपको समझ आ गया ना। और वहाँ पे जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, इस ओपनर को यहाँ से ओपन करेंगे तो वो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आपको पता है जो इम्प्योरिटीज़ भी होती है ना, अभी बताते हैं, हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर देंगे, अभी मज़ा आएगा, ठीक है। सबसे ध्यान से पढ़ेंगे क्या करिए, स्टेप बाय स्टेप्स। इतना समझो कि अब ये इम्प्योरिटीज़ को हम यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। क्या था, पल्प ऑफ ओर था फ्लोटिंग एजेंट के साथ में, यहाँ पर एक प्रेशर था, यहाँ पे एयर आती है और यहाँ पर ऑयल बबल्स का फॉर्मेशन होता है जिन पे जाके मिनरल्स चिपक जाते हैं। फिर इसका थोड़ा अमाउंट इंक्रीज़ करके जो मिनरल्स इनको इस वाली कंटेनर पास कर देते हैं, और जो नीचे सेटल डाउन हो जाती है उसको गैंग और इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं, जो कि यहाँ से इससे अपन पास करा के बाहर निकाल देते हैं। ये पूरी प्रोसेस थी, ठीक, जो कि अपन यहाँ से अब देखते हैं। सल्फाइड ओर्स हमने देखा था, फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ डिफरेंशियल सल्फाइड ओर्स को हम इम्प्योरिटीज़ से अलग करते हैं फ्रॉम थ्रो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस और डिफरेंशियल बर्निंग बाय ऑयल, ठीक है। बेस्ड ऑन, अपन यहाँ पर बेस्ड ऑन लिखना भूल गए, यहाँ पर बेस्ड ऑन भी लिख देते हैं। बेस्ड से समझ जाना, ठीक है। इन नोट्स को अपन अच्छे से लिख देते हैं, बेस्ड, ठीक है। अब आगे क्या आता है, इट इज़ यूज फॉर कंसनट्रेशन ऑफ लो ग्रेड सल्फाइड ओर्स। बेसिकली हम अपन इसको इसलिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो नेक्स्ट पॉइंट अपन के पास आता है कि हम इसको यूज़ करते हैं लो ग्रेड के सल्फाइड ओर्स को भी। लो ग्रेड मतलब होता है कि जैसे कि अपन ना इस मेथड से लो ग्रेड के सल्फाइड ओर्स, मतलब जो कि जिसमें मतलब सल्फाइड का इतना ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है, जिसमें सल्फाइड का या बेसिकली सल्फ़र का अपन लो ग्रेड सल्फाइड को भी अपन क्या कर सकते हैं, इससे एक्सट्रैक्ट कर, मतलब एक ऐसा हमने एक और लिया इसमें सल्फ़र का इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा भी अमाउंट नहीं है, हम उस चीज़ को तक इससे सेपरेट कर सकते हैं। तो सोचो जिसमें गुड ग्रेड सल्फाइड होगा तो उसको अपन कितनी आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं FFP से, है ना। इवन एक्सट्रैक्टेड अपन इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फिर सोचो अगर गुड या हाई ग्रेड सल्फाइड ओर मिलेगा तो अपन कितनी आसानी से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब अपन लो ग्रेड सल्फाइड ओर्स को ईजिली या फिर आराम से इसके थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो अच्छी वाली जो ज़्यादा अमाउंट में जो होता है उसको भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली, है ना। तो इसका एक पॉइंट और अपन के पास आता है, फोर्थ पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हैं। फोर्थ पॉइंट ऐसा है कुछ कि जो हमारा इन्वेंशन हुआ है उस दिन ना इस FFP ने ना सल्फाइड की ओर्स की ही या सल्फाइड की ही माइनिंग या सल्फाइड के एक्सट्रैक्शंस को ही नहीं अच्छा बना दिया, बट इसने ना एक काम और किया है। इसके इन्वेंशन ने, FFP के इन्वेंशन या मेथड ने कॉपर की माइनिंग को भी प्रॉफिटेबल बना दी है, क्योंकि ये लो ग्रेड ओर, इवन फ्रॉम द लो ग्रेड ओर, जो हमने भी पहले पॉइंट में लिखा था कॉपर के लिए भी इसने ऐसा ही है कि अपन ये लो ग्रेड ओर से ये रिफाइन कर देता है, ठीक है, ठीक है। इवन दो ये क्या करता है, अपना लो ग्रेड कॉपर माइनिंग को भी इसने प्रॉफिटेबल बना दिया है, ठीक है। कॉपर माइनिंग प्रॉफिटेबल हो गई है, इवन फ्रॉम द लो ग्रेड और वी कैन एक्सट्रैक्ट दी अपना मिनरल, ओके। कॉपर माइनिंग को भी उसको लिख लेते हैं पहले, कुछ ऐसा पॉइंट लिखा कि कॉपर माइनिंग को प्रॉफिटेबल बना दिया इवन फ्रॉम द लो ग्रेड ओर्स, ठीक है। अब थोड़ा हिंट के लिए थोड़ा शॉर्ट लिख लेते हैं कि जिससे आपको पूरा पॉइंट याद हो जाए, ठीक है। अपन ने वो जो चीज़ बताई थी कि डायग्राम था ना, चाहो तो इन पॉइंट्स का अपन वो डायग्राम को भी बना लेना समझने के लिए, ठीक है, ये वाला डायग्राम, तो कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आया क्या लिख दिया गंदा संदा सा, और ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, बेसिकली अपन ना कुछ टर्म्स को देखेंगे इसमें, किसमें, इस प्रोसेस में अपन फ्लोटेशन प्रोसेस में अपन कुछ टर्म्स को देख रहे होंगे। ये बेसिकली प्रोसेस कुछ टर्म्स पे बेस्ड ऑन है। हमने देखा था फ्लोटिंग एजेंट है, तो हम क्या क्या फ्लोटिंग एजेंट यहाँ लेते हैं, अधेशन क्या लेते हैं, बेसिकली अधेशन या बेटेबिलिटी की, अधेशन फोर्स और कोहेशन फोर्स क्या है तो आपको पता है ना। अधेशन को अपन बेटेबिलिटी भी बोलते हैं, जो हमने पीछे देख लिया था, ठीक है। अपन फिजिकल एब्जॉर्प्शन देखेंगे, ठीक है, स्टेबलाइजर्स, बहुत सारी चीज़ें भी जानना है। जल्दी से इनको बहुत जल्दी से बहुत की स्पीड पर ख़त्म करते हैं, ठीक है।
तो अपन स्टार्टिंग करते हैं टर्म्स, कुछ यहाँ पर हेडिंग डालो, इम्पोर्टेंट टर्म्स टू नो, ऐसे डालो, टर्म्स टू नो, ठीक है। अपन पहला टर्म देखते हैं, फ्रोथिंग एजेंट। अपन के पास पहला टर्म यहाँ से अच्छे से अपन के पास पहला आता है, क्या है, अपन पहले क्या पढ़ेंगे, फ्रोथिंग एजेंट। क्या पढ़ेंगे, फ्रोथिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पर अपन के पास फ्रोथिंग एजेंट जानते हो कौन से होते हैं? फ्रोथिंग एजेंट अपन जो यूज़ करते हैं ना इस प्रोसेस में, वो होते हैं पाल्म ऑयल। जल्दी जल्दी से, अपन को कुछ समझना नहीं, सब रटने वाली चीज़ें। पाल्म ऑयल, और फिर एक होता था हाँ यूकेलिप्टस, आपने ये वाला पॉइंट तो देखा होगा यूकेलिप्टस का, उसका ऑयल भी अपन फ्रोथिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। और दूसरा टर्म आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, वो होता है बेटाबिलिटी, या फिर इसको अधेशन बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है, लिख दो, चलो लिख देते हैं, अधेशन भी बोलते हैं बेटाबिलिटी को, ठीक है। इस टर्म की क्या ज़रूरत है इस प्रोसेस में पढ़ने की, सभी टर्म्स पता होने चाहिए, वो टर्म्स लिख देते हैं। जो बेसिकली क्या होता है, अधेशन और कोहेजन तरीके से तो आपको समझ आता है। अधेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन होता है, उसको अपना अधेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ऐसी कुछ डेफिनेशन है, अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच का अट्रैक्शन, डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंस के बीच का अट्रैक्शन। जैसे कि हमने भी क्या देखा था, अपन ने जो बबल्स देखे थे, हमने जो प्रोसेस समझाई थी, हमने बोला था कि मेटल की जो सल्फाइड की, जो मेटल सल्फाइड होता है जो, या फिर जो हमारे पास मिनरल होता है सल्फाइड का, वो अपने बबल पे अटैच हो जाता है, हमने ये बताया था ना। तो इसमें वही है कि बबल्स पे, ऑयल के जो बबल्स थे ना, या फिर जो हमने प्रेशराइज एयर डाली थी जिसके वजह से बबल का फॉर्मेशन हुआ था, तो वो बबल है ना, बबल एंड मेटल सल्फाइड, ऐसा मेटल सल्फाइड ही बोल सकते हैं उसको, हाँ मेटल सल्फाइड जो अपन प्योर कर रहे थे, ठीक है, उसके बीच के अट्रैक्शन को अपन बेटाबिलिटी बोल सकते हैं। तो ये बोले डिफरेंशियल बेटाबिलिटी क्या मतलब है, ऐसे फिर कोशिशन था। अब वहाँ पर अपन क्या करते हैं, ऑयल को बाई बेसिकली डिफरेंशियल बैटिंग ऑफ ऑयल बाई और बाई ऑयल, ठीक है। अपन क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट जो अपन के पास आता है, तो थर्ड पॉइंट इज, इसको पहले रेज करते हैं, तो थर्ड पॉइंट को भी समझते हैं। थर्ड पॉइंट होता है फिजिकल एडजर्प्शन, ठीक है, एडजर्प्शन है, एब्जर्प्शन नहीं है। आप लोग क्या पढ़ते हैं, एब्जर्प्शन, आपको लगता होगा एब्जर्प्शन और एडजर्प्शन में ना थोड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है, ठीक है। ज़मीन आसमान का तो हल्का फुल्का ये देखते हैं। एडजर्प्शन जो होती है, एडी वाला जो प्रोसेस होता है ना, उसको एक सिंपल तरीके से हम समझा सकते हैं। जैसे कि आप क्या करते हो ना, एक दो एग्जांपल से अपन एडजर्प्शन और सबसे पहले एब्जर्प्शन के बीच का डिफरेंस बता देते हैं, ठीक है। यह रहता है एडजर्प्शन, ये क्या है एब्जर्प्शन, ठीक है। तो एक तरफ ना अपन हम यहाँ पर लेते हैं चौक, एक चौक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है इसका, चौक। और इस तरफ अपन ले लेते हैं स्पॉन्जी, जो वो नहीं होता स्पॉन्जी, तो समझ आते हो ना, ठीक है। तो अपन क्या किए, चौक को अगर हम किसी कलर में भिगा देते हैं, तो जो चौक के ऊपर वाली लेयर ही किसी कलर्ड में कलर होती है, उसके अंदर अगर चौक को तोड़ोगे ना, तो वो वाइट चौक वाइट ही चौक रहेगी। अगर एक वाइट चौक तुमने ली है, उसको तुमने कलर में डिप कर दिया, तो उसका अपर लेयर ही क्या होगा, किसी के कलर्ड अप होगा, उसके अंदर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एडजर्शन बोलते हैं। और स्पॉन्जी में क्या होता है, अगर तुमने एक स्पॉन्जी को उस कलर में भिगा दिया, तो उसको बाहर निकालना, उसको ऐसे करके अगर उसको आप दबाओगे ना, तो वो सारा कलर बाहर आ रहा होगा और वो अंदर तक उसका कलर फैल गया होगा, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम एब्जॉर्प्शन एडजर्शन के बीच का मतलब बदल गया है, तो हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो है एडजर्शन, क्या है, एड वाला, एडजर्प्शन, ठीक है। एडजर्प्शन को पढ़ने के लिए बेसिकली हमने कुछ लिखा है, एक पॉइंट इसमें जरूरी है, वो क्या है, अडेप्टिव जो फोर्स होता है किसके बीच में, मेटल सल्फाइड और फ्रोथ के बीच में, वो बेसिकली फिजिकल एडजर्प्शन की वजह से ही, फिजिकल एडजॉर्प्शन की वजह से ही
क्या होता है, जनरेट होता है। कौन सा फोर्स, एडप्टिव फोर्स मेटल सल्फाइड और किसके बीच में, फ्रोथ के बीच में, मेटल सल्फाइड एंड फ्रोथ के बीच में जो होता है ना वो, ठीक है। ऐसे समझते हैं एक फिगर के अकॉर्डिंग। हमारे पास क्या था, हमारे पास एक एडजॉर्प्शन था, इसको आप एडजॉर्बेंट बोलेंगे, एडजॉर्बेंट है। यहाँ पर मेरे पास मेटल सल्फाइड है, एक छोटा मेटल सल्फाइड इधर है। जो देखो इसको एडजॉर्ब, इसका क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट, और इसको मेटल सल्फाइड क्या बोलते हैं, एडजॉर्वेट। ऐसे हम स्पेलिंग से लिखते हैं, समझ आना। इस आइटम से आपको बताना चाहिए, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। और ये क्या होता है, एडजॉर्बेंट, ठीक है। ये एडजॉर्ब करता है, ये एडजॉर्ब करवाता है, ऐसा काइंड ऑफ, ठीक है। अपन देखते हैं मेटल सल्फाइड और उसके बीच में एक फोर्स होता है, जिस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, ये जो फोर्स होता है मेटल सल्फाइड और एडजॉर्बेंट के बीच में, इस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्स। जैसे आपको पता है वंडर फोर्सेस आर वीक फोर्सेस है, तो वही वंडरवॉल फोर्सेस यहाँ पर इसके बीच में लगते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स या बीच में जनरेट किसकी वजह से होता है, इस एडर्श या फिजिकल एड्जॉर्प्शन प्रोसेस की वजह से ही इस फेनोमेनन को या फोर्स को देखने को अपन को मिलता है। ये तीसरा पॉइंट था, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट अपन देखते हैं, स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं, हमने उस प्रोसेस में थोड़ा और चीज़ बताना, इन सभी चीज़ों का वैसे उस प्रोसेस में नाम आता है। जैसे कि अपन क्या देखते हैं, स्टेबलाइजर्स देखते हैं। जब अपन को वो नीचे इम्प्योरिटीज ठहरानी होती है ना, फिर अपन क्या करते हैं, उन, जैसे कि ये अट्रैक्शन वाला था, अपन ने देखा था अधेशन एबैटेबिलिटी, अट्रैक्शन वाला पॉइंट की अधेशन एबैटेबिलिटी अपन इसको डालते हैं, फिर अपन के उन मॉलिक्यूल्स और ऑयल अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब ऑयल और वो सल्फाइड और मेटल सल्फाइड्स, अडप्शन वाला फोर्स जनरेट हो जाता है। फिर स्टेबलाइजर में क्या देखते हैं, स्टेबलाइजर्स बेसिकली वो वाले केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं, जो बेसिकली ये बेसिकली हेल्प करते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, सब बताएंगे, ठीक है कैसे। जैसे कि अपन देखते हैं स्टेबलाइजर्स को, जो क्या करते हैं, स्टेबलाइजर से समझ में ही आ रहा है ना, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि, तो यहाँ पर मेटल सल्फाइड गायब हो गई। स्टेबलाइजर का नाम से समझ में आ रहा है ना कि ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता होगा। कैसे करता है वो देखते हैं अपन, यहाँ पर देखते हैं तो स्टेबिलाइजर्स, ठीक है। बेसिकली वो केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं, स्टेबलाइजर्स बेसिकली सरफेस टेंशन को कम करते हैं ऑफ द फ्रोथ। जो बेसिकली फ्रोथ हम अपन पल्प ऑफ और फ्रोथिंग एजेंट के साथ में हम जो फ्रोथिंग एजेंट लिए थे, वो फ्रोथ होता है ना, फ्रोथिंग एजेंट उसी को बोलते हैं। ड्यू टू विच अपनी जो इफिशियंसी होती है प्रोसेस की, वो इंक्रीज हो जाती है। जो हमने बताया था कि प्रोसेस की इफिशियंसी को इंक्रीज कर देता है। और जनरली हम यहाँ पर स्टेबलाइजर की तरह, यहाँ पर ये स्टेबलाइजर्स की तरह जो अपन लेते हैं ना जनरली, जो एनिलीन डेरिवेटिव्स है, क्रिसोल डेरिवेटिव्स हैं, उसको हम स्टेबलाइजर्स की तरह यूज़ करते हैं। क्या, एनिलीन डेरिवेटिव्स और क्रिसोल डेरिवेटिव, ठीक है। इस सभी चीज़ों को मेंशन कर देते हैं यहाँ पर आपके नोट्स में। तो हमने ये चीज़ देखी यहाँ पर, स्टेबलाइजर बेसिकली सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करता है। जब सरफेस टेंशन कम होती है तो बेसिकली इनडायरेक्टली वो एफिशिएंसी प्रोसेस को इंक्रीज़ करता है। और जनरली अपन एनिलीन डेरिवेटिव्स या क्रिसोल डेरिवेटिव्स को एज अ स्टेबलाइजर्स लेते हैं, ठीक है। एनिलीन और क्रिसोल याद रखना है सभी चीज़ों को, ठीक है। एनिलीन और क्रिसोल, एनिलीन और क्रिसोल, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं, आप अपन के पास आता है 5वें नंबर पर जो पॉइंट आता है वो होता है, 5th नंबर पे जो अपन पढ़ते हैं वो होता है कलेक्टर। फिर अपन क्या करते हैं, डिप्रेसेंट। मैंने सारे नाम उस डायग्राम में बता नहीं पाए, बट आप समझ जाएंगे, हम सब चीज़ें बता देंगे थोड़ा सा डायग्राम को, बस आपको उस डायग्राम को रेफर करके रखिए, सारे पॉइंट्स उस डायग्राम से ही रिलेटेड हैं। जो अपन ने समझाया था कि अपन क्या करते हैं, स्टेबलाइजर डाल के पहले उसको स्टेबलाइज कर देंगे, फिर कलेक्टर जो साइड में अपन के पास है, उस कलेक्टर के थ्रू अपन जो बेसिकली पाइन और फैटी एसिड है, वही तो बबल्स बना देता है, वही से चिपका देते हैं ना उस पाइन ऑयल को। बेसिकली ना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ना बेसिकली पाइन ऑयल को एनसीईआरटी ने, बेसिकली एनसीईआरटी में पाइन ऑयल्स बेसिकली, अगर मैं बात करें हम अगर इन जनरल रियलिटी में, तो पाइन ऑयल जो होता है ना वो क्या होता है, अभी हमने यहाँ लिखाया था, जो पाइन ऑयल होता है ना वो फ्रेथिंग पाम ऑयल होता है, ठीक है। वो पाइन ऑयल या पाम ऑयल, अब बेसिकली अगर हम बात करें फिर भी, पर जो पाइन ऑयल होता है ना, यहाँ पे जो पाम ऑयल या पाइन ऑयल जो भी है ये, है ना, ये पाम ऑयल या पाइन ऑयल बेसिकली अपने जो रियलिटी में जो पाइन ऑयल होता है ना,
इन असलियत में जो हम अगर देख जाके मेटलर्जी डिपार्टमेंट्स में जाके, तो पाइन ऑयल जो होता है ना फ्रोदिंग एजेंट होता है। बट अपन की एनसीईआरटी में अब लिखा है, तो अगर हम क्वेश्चन आया अगर मेन से एडवांस में, तो अपन को तो फिर अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मेन्स तो एनसीईआरटी की मानता है। तो अगर ऐसा आया तो उसमें अपन को यही लिखना है, बेसिकली कलेक्टर्स आता है, तो बेसिकली अपन को जो फ्रोदिंग एजेंट नहीं है, अपन को कलेक्टर में डालना है पाइन ऑयल को। किसमें? कलेक्टर में। मतलब पाइन ऑयल क्या है? कलेक्टर है पाइन ऑयल को। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेसिकली पाइन ऑयल, फैटी एसिड, जेंथेट्स, ये क्या है? कलेक्टर्स हैं। कौन? इनके लिख देते हैं जल्दी से, ये पॉइंट लिख देते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ते हैं? कलेक्टर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम देखें तो जो पाइन ऑयल होते हैं, फैटी एसिड होते हैं और जेंथेट्स जो होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं? वो कलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अपन 6 नंबर पे क्या देखने वाले हैं? डिप्रेसेंट। चाहो तो कलेक्टर्स में थोड़ा और बता देते हैं अच्छे तरीके से, अभी देखते थे। अब पढ़ाई के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेसिकली पाइन ऑयल को थोड़ा ध्यान रखना। कुछ बुक्स में ये फ्रोथिंग एजेंट की तरह भी लिखा होता है, बट अगर एनसीईआरटी की माने तो फिर इसको एनसीईआरटी में इसको क्या मानते हैं वो, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब तो एक्सप्लेन देखें कि बेसिकली अभी कलेक्टर्स होते क्या हैं। अगर डेफिनेशन समझे तो कलेक्टर्स क्या होते हैं? दे आर द केमिकल्स जिनको हम फ्लोटेशन प्रोसेस में ऐड करते हैं, और क्या होता है जो कि हमें क्या देता है, विच बेसिकली कलेक्टर्स समझना क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं मोर सल्फाइड और पार्टिकल्स ऑन द फ्रूट। जो हमने बोला था कि जो सल्फाइड पार्टिकल्स होते हैं उस ऑयल की लेयर पे उस पर चिपक जाते हैं। बैटिंग टर्म पर चमकता था, बैटिंग पर था, बैटिंग क्या था? डिफरेंट काइंड्स के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करना। फ्रोथिंग एजेंट क्या है? जिसमें फ्रूट डाल देते हैं, चीज़ें चिपक जाती हैं। सभी चीज़ें आप उस डायग्राम में समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने वो फ्रूट डाला था, यहाँ वो बबल्स बने थे, उन बबल्स पे जाके ये कलेक्टर, उन सभी चीज़ें, ये कलेक्टर, ये पाइन ऑयल वगैरह, फैटी एसिड वगैरह, ये वहाँ पर उस लेयर को ऐसा बना देते हैं। इन कलेक्टर्स पे बेसिकली मोर सल्फाइड और मोर इम्प्योरिटीज़, सॉरी यार, मोर सल्फाइड और जाके सल्फाइड पार्टिकल्स जाके चिपक जाते हैं किस पे? फ्रोथ पे। एक एग्जांपल भी यहाँ पर लिखा है। अगर हम जेंथेट की बात करें तो जेंथेट सोडियम इथाइल जेंथेट, बेसिकली इसका चाहो तो स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। चलो देखो, इसमें तो सिर्फ इतना लिखा है। क्या लिखा है कि हम एग्जांपल लेते हैं किसका? सोडियम इथाइल जेंथेट्स का। ठीक है, सोडियम बेसिकली जेंथेट है, सोडियम इथाइल जेंथेट्स। ठीक है, बेसिकली SOOT इथाइल है ना, इथाइल जेंथेट। और बेसिकली यहाँ पर एक सल्फ़र है जो कि माइनस होता है और Na+ होता है। बेसिकली ये ना इसका पोलर पार्ट होता है, देख भी सकते हैं ना आपका टाइम के फॉर्मेशन को। अपन इसको ना इसका पोलर पार्ट भी बोलते हैं, किसका? सोडियम इथाइल जेंथेट का। या फिर बेसिकली जो पोलर पार्ट होता है, आपको पता है पोलर पार्ट है, तो ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। ये हाइड्रोफिलिक तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, सोप वाली चैप्टर में, 10th के बोर्ड्स में, तो वही है। ये यहाँ पर ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट होता है नॉन पोलर। क्या होता है? नॉन पोलर। जो अपन इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब होता है डरना, तो ये पानी से डरता है। फिलिक का मतलब होता है ये पानी से प्यार करता है, तो फिलिक का मतलब ही होता है कि अच्छा लगना, प्यार करना, तो उससे चिपक जाता है पानी से। इसको पानी से प्रेम है तो ये पानी से चिपक जाता है। और बेसिकली ये होता है हाइड्रोफोबिक, ये मैंने क्या लग दिया? फोबिक, जो कि पानी से डराता है। फोबिया नहीं सुना कि मुझे इसकी फोबिया है, डर लगता है इसे, है ना? वैसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एक टर्म यहाँ पर अगर चाहो तो एक हम स्लोगन बोलते थे कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो बेसिकली अगर हमें इस पार्ट को डिजॉल्व करना है तो अपन को पोलर सॉल्वेंट या पोलर वो चाहिए होगा। ठीक है, पोलर पार्ट को, पोलर वाला या फिर जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो अपना उसको डिजॉल्व करने के लिए, वो सब समझ जाओगे। सभी चीज़ें बस इतना जानने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी इस टर्म को यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। मजा आता है इसको एक स्लोगन टाइप, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब पोलर वाला सब्सटेंस है, पोलर वाला पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर को करेगा। ठीक है, तो चाहो तो हम कलेक्टर्स का कुछ लिख भी देते हैं। और हम इसका फिगर बनाते हैं, निगेटिव वाला ऐसे, अगर हम एड्जॉर्बेंट यहाँ लगाते हैं
यहाँ पर तो अपन के पास वही मॉलिक्यूल्स वगैरह इम्प्योरिटीज वगैरह। अपन यहाँ पे एक कलेक्टर को लगाते हैं ना, तो अगर हम कलेक्टर को यहाँ लगाते हैं अपन के पास जो पार्ट ऐसा है, यहाँ पर अपन के पास ये M है, इस तरफ पॉजिटिव है मेटल सल्फाइड है, इस तरफ ये निगेटिव वाला पार्ट है एडसॉर्बेंट का, सॉरी किसका, इसका कलेक्टर का, जो अपन देखते हैं ये वाला। तो हमने देखा था ये वाला पार्ट जो होता है ना ऐसे करके अटैच हो जाता है, निगेटिव वाला पार्ट जाके ऐसे अटैच हो जाता है। इसको जैसे मेथड्स ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, पर मैंने खुद को समझाने के लिए कोशिश करी थी और अपन इतना टाइम को लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं डिपरसेंट। क्या देखते हैं? डिपरसेंट। डिपरसेंट क्या होता है? बेसिकली डिपरसेंट भी एक केमिकल सब्सटेंस है। देखो कौन सा पॉइंट आ गया, सिक्स्थ में अपन क्या देखते हैं? डिपरसेंट। डिपरसेंट अब अपन क्या देखते हैं? डिपरसेंट बेसिकली क्या हेल्प करता है, अगर आपको पता है ऐसे बताते हैं कि बेसिकली ये संभव है कि हम क्या कर सकें कि दो सल्फाइड ओर्स को बेसिकली डिपरसेंट या फिर ऑयल टू वाटर का रेशियो, इसको डिपरसेंट और ऑयल टू वाटर का रेशियो से ही अपन क्या कर सकते हैं? दो सल्फाइड ओर्स को अपन क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। अपन अगर डिपरसेंट या फिर ऑयल और टू वाटर के रेशियो को, ऑयल टू वाटर के प्रोपोर्शन को, यहाँ पे प्रोपोर्शन नहीं लिखा मैंने, प्रोपोर्शन स्पेलिंग गलत था, आई नो दिस, बट फिर भी ठीक है, समझ आना, ऐसे लिख देते हैं। प्रोपोर्शन जो होता है ना, ऑयल टू वाटर का प्रोपोर्शन जो होता है, प्रोपोर्शन, वो अपन क्या करते हैं? अगर उसको एडजस्ट कर दें या फिर हम डिपरसेंट को डाल दें तो ही अपन क्या कर सकते हैं? टू सल्फाइड ओर्स की इम्प्योरिटीज को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। जल्दी से अगर पार्ट भी कवर करते हैं, यहाँ पर अगर अपन देखते हैं, यहाँ पर जैसे इसका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे अपन के पास ना गैलीना लेते हैं, बेसिकली PbS की जो इम्प्योरिटी होती है उसको गैलीना बोलते हैं। इसके नाम आपको याद रखने जो हमने बताए थे कि Fe2O3 हेमिटाइड होता है, Fe3O4 मैग्नीटाइड होता है। सब चीज़ आपको नाम याद करने हैं बेटा, सब कुछ याद होना चाहिए, इस चीज़ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने एक इम्प्योरिटी ले ली गलीना या PbS, बेसिकली गलीना को बोलते हैं, गलीना को मतलब PbS को गलीना बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी अपन के पास है। इसमें अपन क्या करते हैं? दोनों इम्प्योरिटीज़ में अपन NaCN को ऐड करते हैं। याद रखना अपन ने क्या डिपरसेंट यूज़ किया है, NaCN क्या है? एक डिपरसेंट है। क्या है? एक डिपरसेंट है। तो NaCl की रिएक्शन इससे तो नहीं होती PbS से, बट NaCN की रिएक्शन इससे हो जाती है और यहाँ से एक सॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है? NaZnS4 और बनता था आई थिंक Na2, आई थिंक, क्या भाई सब से बता रहे हैं, Na2S। ठीक है, ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट सॉल्युबल होता है, तो ये वाला पार्ट तो अपन का निकल जाया करेगा। ठीक है, फिर अपना आगे वाली प्रोसेस को कैरी ऑन करेंगे, वो भी देखेंगे। बट हम तो एक चीज़ समझाते हैं कि ये वाली प्रोसेस जो गलीना वाली प्रोसेस थी वो हुई क्यों नहीं, ये पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पाई। तो इसके समझने के लिए क्या होता है, अगर आपने पढ़ा था, हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए कोऑर्डिनेशन में, जो CN- होता है ना, वो क्या होता है? SFL होता है। CN-FSFL होता है। सो ये क्या करता है? तो ये SFL जो हमने देखा था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो भी बनाते थे, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो थे ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, वे डी ब्लॉक एलिमेंट थे। ठीक है, बट अगर आप PV को देखें, PV इलील होती है और ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाना मैंने, हाँ। तो जो SFL या CN थे, SFL थे, जो भी कोऑर्डिनेट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते थे ना, वो सभी अपन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या बेरिलियम से बनाते थे। बट अपन का बात करते हैं PV क्या होता है? लीड। अगर ध्यान से समझोगे तो लीड किस में आती है? P ब्लॉक में। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट से बनता है, तो Zn से इसलिए होगा क्योंकि Zn S है, तो इससे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। बट अपन अगर बात करें PV की, तो PV जो है ना वो P ब्लॉक का है
तो इसको अपन आप अगर देखें तो इसका ये रीज़न दे सकते हैं कि वाई गेलिडा, जिसको बोलते हैं PBS, डू नॉट रिएक्ट विद बेसिकली डू नॉट रिएक्ट विद NaCN टू फॉर्म अपना जो फेवरेबल कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक नोट टाइप का एक चीज़ लिख लो। देखो नोट टाइप का अगर हम बताएं, जैसे कि यहाँ से अगर नोट लिखना चाहें तो एक नोट ये लिख सकते हैं, नोट हेडिंग डालते हैं, ये लिखते हैं कि अपन के पास क्या है, हमने जो भी सॉल्ट्स देखे, हमने यहाँ पर एक बात बोल दी थी कि जो NaCl या जो बात है ना, हमने बोला कि सॉल्युबल है। तो एक चीज़ याद रखो कि हम Na के जो भी सॉल्ट्स बनाएंगे, सोडियम के जो सॉल्ट्स होंगे ना, वो सभी सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इसलिए मैंने फटाक से देख के बोल दिया कि ये सॉल्युबल बनेगा। ठीक है, बट इसमें भी एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्ट वो आपको पता है वो क्या है, NaHCO3, जो बेसिकली PPT देता है। वो PPT का कलर भी आपको पता होगा, क्योंकि इसकी PPT इसकी PPT होती है वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेशन देता है और ये सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, तो अपन ने PBS और ZNS की इम्प्योरिटी ली थी। तो अगर हम बात करें, हमने ऐसे यहाँ पर एक रिएक्शन करा देते हैं, अपन के पास हमने PBS ऊपर PBS तो बेसिकली रिएक्ट कर नहीं रहा, PBS तो रिएक्ट कर नहीं रहा, तो डिप्रेसेंट ने क्या किया, उसको जो डिप्रेसेंट की वजह से ये PBS तो रिएक्ट नहीं करा, तो PBS तो ऊपर आ गया, और जो डिप्रेसेंट बैठ गया, कौन बैठ गया, ZNS को उसके नीचे तरफ बिठा दिया। तो ZNS की जो इम्प्योरिटी, ZN से जो सॉरी जो प्रोडक्ट बना अपन के पास, ये तो रिएक्शन नहीं किया, तो ऊपर ही रह गया। और ZN वाले से जो प्रोडक्ट बना था वो क्या था, सॉल्युबल वाटर सोडियम का कंपाउंड था, ये वाला। ठीक है, ये पानी में सॉल्युबल है, तो ये पानी में यहाँ घुल गया होगा, और अपन PBS को बेसिकली कलेक्ट कर लेंगे कलेक्टर थ्रू। बेसिकली ये सेपरेट हुआ ना, PBS सेपरेट हो गया ना इससे, उन्होंने कंबाइंड इम्प्योरिटीज़ थी, तो अपन इसको कलेक्टर के थ्रू अपन क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये था सिंपली मैंने बताने की कोशिश करी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टॉपिक अपन के पास रह गया, वो है एक्टिवेटर। इसमें एक नेक्स्ट टर्म रह गया, फिर अपन केमिकल लीचिंग स्टार्ट करेंगे। अपन की फिज़िकल लीचिंग ख़त्म हो, फिज़िकल लीचिंग फिजिकल सेपरेशन एज ए फिजिकल मेथड से वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, 7वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, अपन के पास 7th नंबर में अपन जो देखने वाले हैं वो एक्टिवेटर। अब क्या हुआ था, जो नीचे जेडन भी तो एक वो है ना, इस प्रोसेस को समझो भाई, वो जो डायग्राम था, अपन के पास PBS ऊपर आ गया, ZNS नीचे रह गया, ZNS को हमने डिप्रेसेंट कर लिया था, नीचे दबा दिया था, और PBS को अलग कंटेनर में सेपरेट कर लिया था। अब वो ZNS है ना, उसमें भी तो जिंक है, उसमें भी तो है ना कुछ तो भी चीज़ें, तो उसको कैसे लाते हैं। तो ये जो था ना NaCN है ना, NaCN की बात करो ना, तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ डिप्रेसेंट थी। ठीक है, अब हमने एक्टिवेटर लिया। अभी एक्टिवेटर क्या करेगा, ये बेसिकली जो डिप्रेस्ड मेटल सल्फाइड्स थी, जो बेसिकली उनको क्या करेगा, उन पार्टिकल्स को ये फिर से क्या करेगा, डिप्रेस्ड मेटल सल्फाइड पार्टिकल्स को, डिप्रेस्ड वालों को जो डिप्रेशन में चले गए थे, उन लोगों को ये डिप्रेशन से अब क्या करेगी, इनको डिजेनरेट करेगी, इसे दोबारा लाएगी। डिप्रेस्ड पार्टिकल्स को ये क्या करेगी, रीएक्टिवेट करेगी, है ना, ये इसको क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी, या फिर हम इसको डीएक्टिवेट लिख सकते हैं, और एक्टिवेट लिख दिया सिंपली, तो इन पार्टिकल्स को डीएक्टिवेट करेगी। ठीक है, जैसे अपन के पास अब कौन से डिप्रेस्ड हुए थे, अपन के पास डिप्रेस्ड हुए थे, अपन के पास जो डिप्रेस हुए थे ना, वो क्या थे, Na2 ZN CN का 4। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, Na2S है अपन के पास, और अपन के पास क्या है, CuSO4। ये अपन के पास वहाँ बची थी ना, इस लास्ट वाली रिएक्शन में रिएक्शन हुई थी, ये PBS ऊपर रह गया था, ये बचा था ना ये वाला, वही हमने अगले स्टेप में लिया, जो डिप्रेस्ड हो गया था। अब डिप्रेस्ड वाली चीज़ को अपन क्या करा, अब हमने एक्टिवेटर डाला। एक्टिवेटर क्या होता है, SO4। ये अपन के पास क्या है बेटा, एक्टिवेटर क्या है। अब अपन एक्टिवेटर के प्रेजेंस में अगर डिप्रेस्ड वाले को अपन रिएक्शन कराते हैं ना, तो एक चीज़ का फॉर्मेशन होता है, जो चीज़ क्या बनती है, Na2।
ठीक है। यहाँ पर क्या करता है, जो कॉपर है ना वो जिंक को रिप्लेस कर देता है CN4 और फिर क्या होता है, ZnS बन जाता है और प्लस Na2SO4 बन जाता है। अगर हम आपको बात बताएं ना, ये वाला मॉलिक्यूल ना इसमें +2 में, कॉपर इसमें +2 में होता है ना, तो ये वाला ना नॉट सो मच स्टेबल। यहाँ पे बात होता है कि ये ना अनस्टेबल होता है, तो ये इस स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये स्टेट में एग्जिस्ट करता है Na3CuCN का होल फोर्थ स्टेट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है कि क्या मॉलिक्यूल कौन से स्टेट में पार्टिसिपेट करता है, किस तरफ जाता है, कैसा क्या है। ठीक है, ये सारे टर्म, सारी चीज़ें, सारे जो चीज़ें यूज थी वो सब याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ना अपन ने ना यहाँ से ना अपन ने ये फिजिकल प्रोसेस वाला पार्ट ख़त्म कर लिया। फ्लोटेशन प्रोसेस थोड़ा बड़ा था, बाकी अपना ग्रेविटी सेपरेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो बहुत जल्दी हो गया था। ग्रेविटी सेपरेशन अपने देखा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बेस्ड था। कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड नेटिवोस कार्बोनेट्स को उनको सल्फाइड रोड्स के लिए नहीं करते, सल्फाइड रोड्स के लिए अपन वही फ्लोटेशन पढ़ते जो पढ़ के आए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ होती है, इसमें अपने पढ़ते हैं हेमिटाइड, मैग्नेटाइड। ये होता है FeCO3 क्या होता है, सिडराइट अपन के पास है। और फिर ये है, इसको अपन क्या बोलते हैं, FeO3.3H2O को अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिमोनाइड, और इसको बोलते हैं क्रोमाइड, इसको बोलते हैं पायरोलुसाइड। ठीक है, अपन के पास यहाँ पर फिर इस पर टिन आते हैं, कैसेडाइड आते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसको वोल्फ्रामाइड बोलते हैं। सारी चीज़ें बता आपको। FF सल्फाइड्स का मैकेनिज्म होता है, इसकी डिफरेंशियल बैटिंग जो अपन देखते हैं लोगेट और को टर्म्स को, वहाँ से हम लोग उनको अलग अलग करते हैं। फिर अलग अलग करने वाली चीज़ों में हम डिप्रेसेंट देखते हैं। वो सारी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। वो सारी प्रोसेस में पर क्या करते हैं, हम डिप्रेस करते हैं थ्रू डिप्रेसेंट और एक्टिवेट करते हैं थ्रू एक्टिवेटर। ऐसा लगता है। फिजिकल एडॉप्शन होता है, एडजस्ट बता दिया, स्टेबलाइजेस, डिक्रीजेस, टेंशन वाला फैक्टर, कलेक्टर, डिप्रेसेंट, कलेक्टर में NCERT वाला टॉपिक। फिर अपन देखते हैं एक्टिवेटर, एक्टिवेटर में वो डिफ्रेस्ड पार्टिकल वाला। यहाँ पर थोड़ी रिएक्शंस आई लास्ट में डिप्रेसेंट से, वो थोड़ी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। ये सब कुछ था। अभी नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, अगर नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में अपन वो वाली प्रोसेस पढ़ लेंगे। कौन सी प्रोसेस, वो केमिकल लीचिंग वाली। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय।